नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चंपावत में जीत के बाद पहली बार पहुंचे सीएम धामी। स्थानीय लोगों ने किया मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत। धामी ने जताया चुनावों में जन समर्थन के लिए आभार। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरक सिंह ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधायक भुवन कापड़ी की मौजूदगी में की घोषणा। टिहरी में बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। केदारनाथ से लौट रहे यात्रियों की कोडियाल के पास गंगा नदी में समाई कार। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई गई गुरु पूर्णिमा। ऋषिकेश के तमाम मंदिरों और आश्रमों में श्रद्धालुओं ने किया गुरु पूजन। गुरु के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन अलर्ट। हरिद्वार बॉर्डर से कुंभ तक लगाए 300 सीसीटीवी कैमरे। 10,000 पुलिसकर्मी रखेंगे सुरक्षा पर नजर। एटीएस और बॉम्ब स्क्वाड टीम भी रहेगी तैनात। अब खबरें विस्तार से। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। सीएम धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जनसभा की और समर्थन के लिए जनता का आभार जताया। सीएम धामी ने जनता मिलन कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। इससे पहले सीएम ने बालिका इंटर कॉलेज में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान सीएम धामी ने चंपावत को करोड़ों की लागत से पूरी होने वाली 42 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण कर सौगात दी। देखिए, ये चंपावत हमारे पूरे उत्तराखंड का विकास का मॉडल कैसा होगा, उसके लिए ये हमारा पायलट होगा एक तरह से। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र चंपावत हो या जिला चंपावत हो, अगर हम इसको शुरू करेंगे तो आप देखेंगे तो बनबसा टनकपुर, यहाँ बेहद हमारा तराई का क्षेत्र है, और थोड़ा आगे आते हैं बस्तिया से लेकर हमारा चलती तक, सुखी ढांग तक, वो क्षेत्र थोड़ा कम दोनों के मिक्स टाइप का होता है। और यहाँ पर आ जाते हैं तो एकदम हमारा मौसम जो है ठंडा हो जाता है, और यहाँ पर चाय के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में अनेकों जो हमारे नई नई तकनीकी हैं उसके लिए भी है। तो इसको पूरे एक पायलट के रूप में हम लोग करेंगे, और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारा चंपावत संपूर्ण उत्तराखंड के लिए एक पायलट के रूप में काम करके सारे उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बुधवार को वे हरिद्वार स्थित जयाराम आश्रम में थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी सहित आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में ये ऐलान किया। मीडिया से बातचीत में हरक सिंह रावत ने कहा कि वे हरिद्वार का पौड़ी लोकसभा सीट में से एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में से पहले हरक सिंह रावत ने भविष्य में कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब अपने ही बयान को पलटते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, लोकसभा चुनाव लड़ने से कभी इनकार नहीं किया है। इधर जयाराम आश्रम के पीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी उसे उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मेरा तो यही मानना है कि आप लोग इकट्ठे हुए हैं, अच्छी बात है। मिलकर के कांग्रेस के हित के लिए काम करने चाहिए, मिलकर के प्रदेश के हित के लिए काम करना चाहिए। आने वाली कावड़ मेला है, इसमें भी कांग्रेस के लोगों को कावड़ियों की मदद करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। मेरा तो भाव यही है कि ये लोग आगे बढ़े। ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भेजेगी हमारा आशीर्वाद उसको है ही है। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया है। लोकसभा चुनाव में जरूर लड़ूंगा, और चाहे हरिद्वार से पार्टी लड़ाती है या कहाँ से लड़ाती है, ये अगर मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्योंकि देखिए दोनों जगह मुझे जहाँ भी लड़ाएगी, हरिद्वार भी मैं लड़ सकता हूँ, और अगर पार्टी मुझे पौड़ी लड़ाती है, हरिद्वार लड़ाती है, मुझे जहां भी लड़ाएगी मैं लड़ूंगा। नहीं, मैं अगर पार्टी अगर हरिद्वार से एमपी का चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, और देखिए तो निर्णय पार्टी को लेना है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 24 जुलाई तक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा चलाने की घोषणा की है। इस पखवाड़े के दौरान जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान को लेकर राज्य भर में अलग अलग चरणों के तहत चर्चा की जाएगी। साथ ही आमजन को परिवार नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। पखवाड़े के तहत बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने परेड ग्राउंड से गांधी पार्क, बुद्ध चौक और नगर निगम परिसर तक रैली निकालकर लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया। रैली में मौजूद नगरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी राकेश बिष्ट ने कहा कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार हो सकता है और बच्चों की परवरिश हम सही तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने नज़दीकी चिकित्सा इकाइयों पर पहुंचकर नसबंदी कैंप का लाभ उठाएं और परिवार नियोजन अपनाएं। आपको बता दें कि पखवाड़े के दौरान प्रदेश भर में 215 कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें 18 शल्य चिकित्सकों के माध्यम से लेप्रोस्कोपी, महिला नसबंदी सेवाएं दी जाएगी, जबकि 20 शल्य चिकित्सकों के माध्यम से मिनी लैप महिला नसबंदी और 18 सर्जन पुरुष नसबंदी की सेवाएं देंगे। राज्य सरकार की ओर से महिला नसबंदी कराने वाले लाभार्थी को 1400 रुपये और पुरुष नसबंदी कराने वाले को 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। पूरे भारतवर्ष में 11 जुलाई से लेके 15 दिन का पखवाड़ा हम जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में एक पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं कि आगामी 2-3 सालों में भारत जो है जनसंख्या के उसमें चाइना से आगे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो है हर ग्राम सभा से लेके, स्कूलों से लेके और जिला पंचायतों से लेके गोष्ठियाँ कर रहा है, इसके रैलियाँ निकाल रहे हैं, जन जागरूकता कर रहे हैं। और इसके लिए हमने जो एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चलाए जा रहे हैं, और विशेषकर हमारा ध्यान यह है कि जहाँ जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है वहाँ लोगों को ज़्यादा जो है जागरूक किया जाए। प्रारंभ हो चुका है, आज इसका शुभारंभ हो चुका है, और अब ये अलग अलग चिकित्सा इकाइयों पे
हमारी जो आशा कार्यकर्त्री हैं, हमारे जो बाकी लोग हैं जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी चिकित्सा इकाई के जो संबंधित क्षेत्र हैं उनमें विशेष तरीके से अभियान चलाया है लोगों को जागरूक करने का, और लोगों को गुजारिश की है कि वो अपनी चिकित्सा इकाई पे आएँ। जिस दिन वहाँ पे कैंप आयोजित हो रहा है उस दिन उस कैंप का लाभ लें और अपना परिवार नियोजन करवाएं। प्रत्येक चिकित्सा इकाई पे अलग अलग तिथियों को हमने ये कैंप आयोजित किए हैं और हमने प्रयास किया है कि इसमें बहुत सामान्य तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से परिवार नियोजन के साधनों का वितरण भी करें और हम जो महिला और पुरुष नसबंदी है उनको भी संचालित करें। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कलम और अन्य सीलबंद सामग्री उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय को भेज दी गई है। आपको बता दें कि सीलबंद निर्वाचन सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग से दिल्ली से देहरादून पहुंची, जहां उत्तराखंड राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने निर्वाचन सामग्री प्राप्त कर सचिवालय के स्ट्रांग रूम में रखवा दी है। इस दौरान निर्वाचन सामग्री की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई है। उत्तराखंड के टिहरी में बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोडियाला के पास कार खाई में गिर गई, जो सीधी गंगा नदी में जा गिरी, जिसकी सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जहां बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ने से कार दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक कार में लोगों की संख्या का भी पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ ढालवाला टीम ने प्रभारी निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि मुनी की रेती थाना में से सूचना मिली कि कोडियाला के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। खबर मंगलौर से है, जहां दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक कार ने सड़क किनारे खड़े डीसीएम में टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पार कर रहे एक राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान कार चालक सहित 2 लोगों की भी मौत हो गई और 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये आज सुबह करीब 6:15 साढ़े 6 बजे की बात है। मंगलौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के पास जो एक अनियंत्रित कार जो हरिद्वार की तरफ से आ रही थी, तेज़ी से आ रही थी, उसके द्वारा जो है एक रोड किनारे ट्रक पर टक्कर लग गई, जिसकी वजह से जो है राह में चलते हुए एक व्यक्ति और कार सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। 2 व्यक्तियों के शव सिविल अस्पताल रुड़की में रखे हैं, जिनकी पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है, और एक व्यक्ति जो मेरठ के रहने वाले थे, उनकी दौरान उपचार ले जाने हेतु रास्ते में एक्सपायर हो गए, जिनकी बॉडी के पता करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट में फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी की शुरुआत हो गई है। अभी ट्रायल पर इससे काम लिया जा रहा है। वहीं दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केसी पंत ने बताया कि इस नई मशीन से गंभीर प्रकार के कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस, गंभीर एनोमिया को ठीक करने और लंग फॉरेन बॉडी रिमूवल्स में अत्यंत मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के लिए तृतीय स्तर सुविधाओं के लिए मरीज रेफर होकर दून मेडिकल कॉलेज आते हैं, उनको बहुत ही कम खर्चे में इन नई मशीनों के द्वारा स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपचार देंगे।
है हमारा फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। फाइब्रो ऑप्टिक मीन्स लचीलापन लिए हुए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको फाइब्रो ऑप्टिक कहते हैं। बहुत ही हाई ग्रेड का होता है और लेटेस्ट है। और ब्रोंकोस्कोपी मतलब ब्रोंकस मीन जो जिससे सांस की नलियाँ फेफड़ों को जोड़ती हैं, गले अपर जीआई अपर एरिया को, नाक की नलियों को, सांस की नलियों को, उसको हम अगर देखते हैं, स्कोपी मीन्स विजुलाइजेशन, उसको हम जब देखते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कोई चीज़ फंसी तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें कितना सांस में कितनी खुली हुई है या वो बिल्कुल चिपक गई है। तो इसको जो विजुलाइज करते हैं उससे क्या होता है, मरीज की बीमारी का अंदाज़ा बहुत आसानी से हो जाता है और उसको इलाज करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा बहुत ही हाई ग्रेड का है, काफ़ी महंगा है, लेकिन ये हमारे अस्पताल में उपलब्ध हो चुका है और ये चेस्ट डिपार्टमेंट में स्टार्ट कर दिया गया है और ये सबको उपलब्ध हो गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सभागार में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उत्तराखंड में फिल्म सिटी के लिए भूमि चयन और फिल्म शूटिंग प्रोडक्शन से संबंधित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने बैठक में पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाने की बात कही। इस अवसर पर अपर निदेशक डॉक्टर अनिल चंदेला, संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी और के.एस. चौहान, उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव, अनुसचिव रजनीश जैन मौजूद रहे। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।